वेलकम यू टू ऑल हमारे एच डी एरुडिशन के चैनल में। ये हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ से आप इसको स्कैन करके या डायरेक्टली ये टाइप करके टेलीग्राम पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि आज जो हम ज्योग्राफी का लेक्चर लेने वाले हैं, इसकी जो लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा, एनोटेटेड पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम ये करेंगे, इस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए। हम इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं, तो आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ज्योग्राफी की बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इन लेक्चर्स में, सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं और कुछ मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम सबसे बेसिक टॉपिक है क्लास 6 की ज्योग्राफी का, तो हम यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो एक्चुअली में सोलर सिस्टम होता क्या है, तो जब भी आप अपने आसमान में देखते हो रात के टाइम पर, तो वो सारी चीजें जो साइन कर रही होती है, उन सभी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। अगर रात में छत पर बैठकर आप स्काई की तरफ देखो, तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी जो शाइन कर रही है, जैसे कि मून दिखेगा, मून शाइन कर रहे होते हैं। स्टार दिखेगा आपको, स्टार शाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार है जो शाइन कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, अब देखो सेलेस्टियल बॉडी की एक डेफिनेशन होती है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि सेलेस्टियल बॉडी वो बॉडीज होती है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मून, मून हमें चमकता हुआ दिखता है, लेकिन मून की खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए आप मून को सेलेस्टियल बॉडी नहीं बोल सकते। लेकिन जो स्टार है, स्टार की खुद की लाइट होती है, इसलिए स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे सन है, स्टार है। सन भी एक तरीके का स्टार ही माना जाता है, इसलिए सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो स्टार, हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्टार। स्टार क्या होता है, तो नाइट स्काई में वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम स्टार बोलते हैं। ठीक है, स्टार, आप स्टार को आप एलोन भी देख सकते हो या फिर उनको ग्रुप में भी देख सकते हो। जो भी स्टार ग्रुप्स में दिखाई देते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। आपने आसमान में देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे होते हैं जो आपको ग्रुप में दिखाई देंगे इस तरीके से। तो ये जो ग्रुप होता है स्टार्स का, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। जैसे कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल है उर्सा मेजर और बिग बियर। अब देखो उर्सा मेजर और बिग बियर के हमारे पास यहाँ पे कुछ फुटेज भी है। ये देखो, ये आप देखेंगे स्काई में, तो आपको ये इस तरीके से कुछ ग्रुप बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो ग्रुप बन रहा है स्टार्स का, इसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर। और उर्सा मेजर एक तरीके का क्या है, कॉन्स्टलेशन है। उसी तरीके से आपको एक ऐसा ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा स्काई में जिसको हम बोलते हैं बिग बियर। तो बिग बियर भी एक तरीके का क्या है, कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, हमारे स्काई में इवन मोस्टली अगर मैं बोलूं इंडिया में, तो जो कॉन्स्टलेशन सबसे इजिली विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है, आप इसे आसमान में आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं नॉर्थ स्टार के ऊपर। नॉर्थ स्टार क्या होता है, नॉर्थ स्टार वो स्टार होता है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आप आसमान में अगर देखोगे, तो अभी जो मैं बता रहा था सप्तऋषि करके एक कॉन्स्टेलेशन है, तो सप्तऋषि के कॉन्स्टेलेशन के बाद आपको थोड़ी दूर पर एक स्टार दिखाई देगा। वो स्टार होता है हमारा नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार की खासियत ये है कि ये कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ये हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखेगा। और इससे जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसको पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, अब देखो जब हम अपने आसमान में देखते हैं, तो हमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी दिखाई देती है जिससे लाइट एमिट हो रही होती है। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी भी होती है जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती। तो वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज जिनका अपना लाइट और हीट नहीं होता, उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर मून भी आएगा, मून एक प्लैनेट नहीं है, मून को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो प्लैनेट्स जो है उनकी खुद की लाइट तो नहीं होती, लेकिन उनसे लाइट एमिट जरूर हो रही होती है। तो प्लैनेट से लाइट कैसे एमिट होती है,
तो प्लैनेट से जो भी लाइट एमिट हो रही होती है वो एक्चुअली में सन की लाइट होती है। जैसे ये सन है मान लो, और सन से जो लाइट जा रही है वो प्लैनेट के ऊपर जाती है, और फिर प्लैनेट से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे हमारे पास आती है, जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो हमें प्लैनेट से आती हुई दिखती है। ठीक है। ये जो वर्ड प्लैनेट है, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्लेनेटई। प्लेनेटई का मतलब होता है वॉन्डर्स। वॉन्डर्स का मतलब एक ऐसा जो हमेशा घूमता रहता हो। ओके। तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमने उसमें देखा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जिनकी खुद की लाइट हो और एनर्जी एमिट करे, और कुछ बॉडीज ऐसी भी होती है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। तो अगर हम अपने सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में वो बॉडी जो लाइट एमिट करती है ऑफ कोर्स वो है हमारा सन। ठीक है। और सन के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और कोई दूसरी बॉडी नहीं है जो खुद की लाइट एमिट करती हो। जैसे कि आप देखोगे सन के बाद ये 9 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। प्लूटो हालांकि अब एक प्लैनेट नहीं है, पहले ये प्लैनेट हुआ करता था, बट अब इसको सूडो प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। सूडो प्लैनेट का मतलब होता है फॉल्स प्लैनेट। अब देखो सन और ये हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उसके अलावा आप देखोगे ये जो मार्स और जुपिटर है, इसके बीच में बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती है जो पत्थरों से बनी हुई होती है, उसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स और फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके मून्स, ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आ गया? सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड, मीटियोराइट्स, ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? सन है। सन को ही सोलर सिस्टम का हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन ही सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी एनर्जी के कारण आप देखेंगे अर्थ के ऊपर जो आज लाइफ जनरेट हुई है, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। इसीलिए सन को हम अपने सोलर सिस्टम का हेड भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर सन हमारे सोलर सिस्टम का हेड है तो सबसे पहले अगर हमें किसी के बारे में स्टडी करना है तो वो सन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी बॉडी है, और ये किससे बनी हुई है? बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। हॉट गैसेस में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी मेन गैसेस है जिससे सन जो है वो बना हुआ है। ठीक है। और इससे निकलने वाली जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इतनी ज्यादा होती है कि इसने सभी के सभी प्लेनेट को अपने आसपास बांध करके रखा हुआ है। हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में अगर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो सिर्फ सन ही है। सन ही एक ऐसा सोर्स है जो हमारे सोलर सिस्टम में सभी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे सन से लेकर के अर्थ की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 150 बिलियन किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये एवरेज डिस्टेंस है 150 बिलियन किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग ऑफ सन चेंज होता रहता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन। इसमें पेरीहिलियन में सन का जो डिस्टेंस है वो 48 मिलियन किलोमीटर के आसपास हो जाता है, मतलब जब सन सबसे ज्यादा पास होता है अर्थ के। और उसी तरीके से जो एपीहिलियन होता है उस टाइम पे सन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, ऑलमोस्ट 152 मिलियन किलोमीटर के आसपास। इसीलिए हम एवरेजली जो डिस्टेंस लेते हैं सन और अर्थ के बीच में वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। नाउ सन के बाद हम अपने प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। और इनका नाम जो है वो सन से कितनी डिस्टेंस पे है उस ऑर्डर में ही याद रखना है। जैसे अगर आप देखोगे तो सन के सबसे पास जो प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी, फिर उसके बाद है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इनको हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है, और इस ऑर्डर में याद रखने के लिए एक हमारे पास न्यूमेरिक्स भी है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। तो देखो इस डायग्राम में साफ दिख रहा है सन से सबसे पास में मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे करके मार्स और जुपिटर के बीच में, तो आप एक चीज देख पाएंगे कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसके इस तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं लेफ्ट साइड में वो सब छोटे प्लैनेट हैं, और राइट साइड में आप देखेंगे तो ये जो प्लैनेट्स है वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके पीछे क्या रीजन? तो ये जो लेफ्ट साइड में लाइन के जो भी प्लैनेट्स हैं ये सब रॉकी प्लैनेट हैं, मतलब रॉक से बने हुए हैं। और आपको जो ये लाइन के राइट साइड में प्लैनेट्स दिख रहे हैं ये सब रॉकी प्लैनेट नहीं है, ये सब गैसियस प्लैनेट है जो कि बेसिकली गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है।
अब देखो ये है न्यूमेरिक्स जिससे आप याद रख सकते हैं सन से ऑर्डरली डिस्टेंस पे कौन कौन से प्लेनेट हैं। तो न्यूमेरिक्स ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नट्स की जगह नूडल्स भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो माई से ले लेंगे एम, तो एम से क्या होता है मर्क्यूरी। वेरी से पहला वर्ड ले लेंगे वी, वी का मतलब है वीनस। फिर एफिशिएंट से ले लो ई, ई का मतलब है अर्थ। फिर मदर से ले लो एम जिसका मतलब है मार्स। और जस्ट से हम ले लेंगे जे जुपिटर। सर्व्ड से ले लो एस मतलब सैटर्न। फिर यूरेनस और फिर नेपट्यून। तो इस न्यूमेरिक्स के हेल्प से आप ये डिस्टेंस जो है बड़े आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगेन न्यूमेरिक्स क्या था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस द नट्स, या फिर ये जो फिक्स्ड पाथ है इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाते हैं और उसको बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस पॉइंट को देखो, ये वो पॉइंट है जब अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे पास में है, मतलब अर्थ इस टाइम पर सन के सबसे करीब है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरिजी, या फिर हम इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। ठीक है, एक्चुअली में ये जो पेरिजी वर्ड है ये मून के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, और पेरीहिलियन वर्ड जो है वो सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। और वो पॉइंट जब अर्थ जो है वो सन से सबसे ज्यादा दूर है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और वो फिक्स्ड पाथ जिस पे सारे प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उस फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके, आगे चलते हैं। अब एक एक करके सारे प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला प्लैनेट है हमारा वो है मरकरी। तो मरकरी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। सबसे पहले चीज ध्यान रखना है कि मरकरी जो है वो सन से सबसे नियरेस्ट है, और मरकरी को अपने ऑर्बिट को पूरा करने में, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में सन के चारों तरफ वो लगता है 88 डेज। अगर हम इसको अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन करने में लगता है 365 डेज। इसका मतलब अगर आप मरकरी के ऊपर हैं तो एक साल जो है वो सिर्फ 88 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मरकरी के बाद जो दूसरा प्लेनेट है वो है विनस। विनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। अर्थ का ट्विन सिस्टर विनस को इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसका साइज देखेंगे, इसका शेप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा ही लगता है, इसीलिए विनस जो है वो अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा। जो अगला प्लेनेट है वो है अर्थ, और हमें पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ अवेलेबल है, तो इसलिए अर्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है सोलर सिस्टम में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट याद रखेंगे कि जो अर्थ है वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, और साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। और अभी हम देख ही चुके हैं कि अर्थ जो है वो विनस से ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए विनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अर्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है अर्थ का इसको हम पोल्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप पोल पे देखोगे तो अर्थ थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है ना। और फिर इधर आप इसके वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा बल्ज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है। तो अर्थ के इसी शेप के कारण इसको हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है। कई बारी बच्चे बोल देते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेयर है, वो रॉन्ग है। अर्थ एक्चुअली में स्फेयर नहीं है, इसका जो शेप है इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। ठीक है, जियोइड का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल मतलब है कि अर्थ जैसा शेप। जियोइड मतलब अर्थ जैसा शेप। ओके, आगे चलते हैं। तो अब देखो अर्थ के बारे में थोड़ी से और पॉइंट्स है जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर ऐसी कंडीशंस है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। अर्थ के अलावा आपको दूसरा कोई प्लेनेट नहीं दिखेगा जिसपे लाइफ पॉसिबल है। हालांकि साइंटिस्ट कई जगह खोज कर रहे हैं, जैसे कि मार्स के ऊपर डिस्कवरी चल रही है कि क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है। कई बारी तो कुछ मून के ऊपर भी डिस्कवरी चल रही है, जैसे कि जुपिटर का एक मून है यूरोपा, तो यूरोपा के ऊपर डिस्कवरी चल रही है कि क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। बट अभी तक हमें अर्थ के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, हमारा जो अर्थ है ना ही वो बहुत ज्यादा हॉट है ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसलिए यहाँ पर जो कंडीशंस है वो लाइफ के लिए फेवरेबल है। अर्थ के ऊपर वाटर है, एयर है, ठीक है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो हमारे अर्थ पे एयर है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज द गैस जो कि
लाइफ को सपोर्ट करती है। ओके, इन सभी रीजन के कारण जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द रीजन व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज अ यूनिक प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। तो ये सारे उसके रीजंस हैं जिसके कारण आप अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोल सकते हो। ठीक है, नाउ अगर हम अपने आउटर स्पेस से अर्थ को देखें, आउटर स्पेस का मतलब क्या होता है, आप स्पेस में चले जाओ और फिर वहां से अर्थ को देखो। तो जो अर्थ का जो कलर है वो आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा, मतलब स्पेस से देखने पर हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ऐसे बोलते हैं कि अर्थ ब्लू कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ का ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। और वाटर से कवर्ड होने के कारण ही अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिस्क्राइब व्हाई अर्थ इज नोन एज अ यूनिक प्लैनेट, तो उसके आंसर ये हो गए। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि डिस्क्राइब व्हाई अर्थ इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, तो उसके लिए आप ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मून। अब देखो पहले हम देखते हैं एक्चुअली मून होता क्या है। तो मून एक तरीके का सैटेलाइट होता है। तो देखो सैटेलाइट क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्लेनेट है और अगर प्लेनेट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्लेनेट। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए मून एक्चुअली में क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, अगर हम मून को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अर्थ से अगर उसको कंपेयर करें, तो अर्थ के मुकाबले मून बहुत छोटा है। उसका जो डायमीटर है मून का वो ऑलमोस्ट 1/4 है। 1/4 का मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ है। ठीक है, अगर देखिए ये जो मून है ये बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें, अगर आप कंपेयर करें स्टार्स से, क्योंकि स्टार्स हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं जबकि एक्चुअली में स्टार्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं मून से। मून छोटा है लेकिन फिर भी स्टार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के काफी करीब है, इसीलिए जो मून है वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आसमान में। ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में आप दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को देखोगे और अगर हम इसको कंपेयर करें सन से, तो सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर था, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस। ओके, नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शायद आपको भी पता होगा ये चीज कि हम हमेशा मून का सिर्फ एक ही साइड अर्थ से देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये मून है और ये अर्थ पे खड़े होकर के आप मून को देख रहे हो, तो आप सिर्फ यही वाला पोर्शन मून का देख सकते हैं। इसके पीछे का जो पोर्शन है वो कभी भी अर्थ से विजिबल नहीं होता। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, वो विजिबल क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमने में 27 डेज लेता है। मतलब अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाने में मून को कितना टाइम लगता है, 27 डेज। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 27 डेज लगा रहा है। और मून जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो मून को एक रोटेशन पूरा करने में भी 27 डेज लगता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अर्थ से, तो देखो अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ तो उससे क्या, उसमें कितना दिन लगाता है, वो 365 डेज लगाता है। लेकिन अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है जिसके कारण से दिन और रात होते हैं। तो वो करने में अर्थ लगाता है 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इससे, बट हम अभी रफली 24 आवर्स लेते हैं। अब यहीं अगर मैं इसको मून से कंपेयर करूं, तो जहां अर्थ को 365 डेज लगते हैं सन के चारों तरफ चक्कर मारने में, वही मून अगर अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारता है तो उसको लगते हैं 27 डेज। और जहां पे अर्थ को अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने में लगते हैं टोटल 24 आवर्स, मून को अपने एक्सिस पे भी रोटेट करने में लगते हैं टोटल 27 डेज। तो अर्थ मून के रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है। इस कारण से हम अर्थ से हमेशा मून का एक ही फेस देख पाते हैं और दूसरा साइड जो है मून का कभी भी अर्थ से विजिबल नहीं होता। ठीक है, मून के बारे में सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर वो सारी कंडीशंस नहीं है जो अर्थ के ऊपर है, इसलिए मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हालांकि मून के ऊपर कुछ माउंटेन्स आपको दिखेंगे, वहां पे प्लेन्स दिखेंगे, कुछ डिप्रेशन भी दिख जाएगा, बट रफली मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ अगला टॉपिक देखते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अब देखो एस्ट्राइड्स बहुत ही छोटी छोटी रॉक से बनी हुई बॉडीज होती है, ये भी हमारे सन के चारों तरफ घूमती है।
सन के चारों तरफ घूमती है, लेकिन हम इसको प्लैनेट नहीं बोल सकते। प्लैनेट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज एस्टेरॉइड। ठीक है। और एस्टेरॉइड जो है वो रफली आप देखोगे तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको मिलेगी। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये रहा हमारा मार्स और ये रहा हमारा जुपिटर, और सॉरी ये तो सैटर्न है, ये रहा हमारा जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में देखोगे तो आपको ये पूरी लाइन दिख रही होगी जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। तो ये जो पूरी लाइन है इसमें जो छोटे छोटे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये सब एस्ट्रॉइड है। तो इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे आप अगर देखोगे तो ये जो नेपट्यून है यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, और उसके बाद एक और लेयर मिलती है जहाँ पे आपको छोटे छोटे रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं इसको हम बोलते हैं कुपियर बेल्ट। मार्स और जुपिटर के बीच में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, और नेपट्यून के बाद हमारे सोलर सिस्टम के एंड में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कुपियर बेल्ट। ठीक है। अब देखो एस्ट्रॉइड के बाद एक और टर्म आता है मीटियोराइड्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मीटियोराइड्स क्या होता है, मीटियोराइड क्या होता है और एस्ट्रॉइड क्या होता है। मैंने इसके लिए एंड में एक पिक्चर रखा हुआ है, वहां पे हम इन सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। तब तक देखते हैं कि मीटियोराइड्स क्या होता है। ठीक है। तो मीटियोराइड्स भी कुछ नहीं है बल्कि ये भी स्मॉल रॉक है एस्ट्रॉइड की तरह ही। ठीक है। और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर मारते हैं, इनको मीटियोराइड्स बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो मीटियोराइड्स है वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और फिर ये अर्थ के ऊपर गिरने लग जाते हैं। अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है। और जब ये अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर के कारण इनके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण आप देख रहे हो कि ये जलने लग गए यहाँ पर, है ना। ये आप देखोगे तो ये बर्न हो रहे हैं। तो अगर ये कंप्लीटली जल गए, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली जल गए अर्थ पे गिरने से पहले तो इनको हम मीटियोरॉइड्स ही बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर इसका कोई हिस्सा अर्थ के ऊपर गिर गया तो हम उसको बोलते हैं मीटियोर। ओके। तो देखो आप, मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक पिक्चर लगा दिया जिसमें कॉमेट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोर क्या होते हैं और मीटियोराइट्स क्या होते हैं, ये अच्छे से क्लियर है। अब देखो कॉमेट क्या है, अभी मैं दिखा रहा था कुपियर बेल्ट। तो कुपियर बेल्ट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर में है। तो यहाँ पर जो भी आपको रॉक मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। इवन आप देखोगे तो ये आइस के क्रिस्टल्स जैसे होते हैं। ठीक है। और ये भी हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट माने जाते हैं। ओके। और जब ये चलते हैं ना तो इनके पीछे एक टेल सी दिखाई देती है हमको, तो उनको कॉमेट बोला जाता है। बस ये ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। एस्ट्रॉइड अभी मैंने दिखा दिया कि ये छोटे रॉक के पार्ट होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और आपको मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट दिखती है एस्ट्रॉइड बेल्ट वहां पे आपको दिखेगी। तो देखो यहाँ पर इस वर्ड को पहले क्लियर करता है कि मीटियोर क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है और मीटियोरॉइड क्या होता है। ठीक है। नाउ सबसे पहले देखते हैं मीटियोर क्या होता है। ठीक है। तो मीटियोर बेसिकली क्या है, द स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ स्पेस रॉक एंटर्स द एटमॉस्फेयर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। तो जैसे ही कोई मीटियोरॉइड हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम में एंटर करता है तो वो जलने लग जाता है। तो वो जो जलता हुआ पत्थर है उसको हम बोलते हैं मीटियोर। ठीक है। फिर मीटियोरॉइड क्या होता है, तो ये बेसिकली स्पेस का रॉक है ना, स्पेस में घूमने वाला रॉक है जो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। और जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा और जलने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे मीटियोर। और फिर एक वर्ड और आता है मीटियोराइट। अब ये मीटियोराइट क्या है, मीटियोराइट वो मीटियोर्स हैं जो पूरी तरीके से जलते नहीं है और हमारे अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। मतलब ये हमारे अर्थ के ऊपर प्योर पत्थर के फॉर्म में गिरते हैं जिनको हम मीटियोराइट बोलते हैं। ठीक है।